मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में और सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई। और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिष्ठ नेता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न घटक दलों से और हमारे जो यूपीए के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाते हुए हम आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय राजनाथ जी ने यूपीए के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की, कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की, कुछ के साथ हमने बातचीत की, चलता रहा, लेकिन कोई सर्वसम्मति पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों की चर्चा के बारे में भी कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई। और आज हम जानते हैं कि यूपीए ने अपना राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे, सब इस मत के आए कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करें, क्योंकि यूपीए ने घोषित कर दिया। हम चाहते थे कि सर्वसम्मति से कैंडिडेट आए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हम लोगों ने आज बैठक में हमारे अपने एनडीए के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे यहाँ लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सर्वसम्मति इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अरसा विधायक के रूप में देखा और विधायक के रूप में वो मंत्री बनने का भी उनको सौभाग्य मिला। उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री और फिशरीज मिनिस्ट्री को भी उन्होंने संभाला। और सबसे अच्छी बात यह भी रही कि उन्होंने नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 का वह भी उन्होंने अर्जित किया, उनको मिला। और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड स्टेट की गवर्नर रहीं। तो
इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा है। एक बहुत ही संवेदनशील महिला नेत्री, जिन्होंने शिक्षा से अपने आप को जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जिम्मेवारियां उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है। इसलिए एनडीए ने और एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसदीय बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में घोषित किया है। बाकी जानकारियां और डिटेल हम देंगे, उनका बायोडाटा आपको अटैच कर दिया जाएगा। यही घोषणा मुझे करनी थी। तो ये भी सब डिटेल्स वर्कआउट होगा, हम लोग उसके दृष्टि से चर्चा करेंगे, लेकिन घोषणा हुई है, यह मैं जानना। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर कि राष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की ओर से नाम सामने आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, पूर्व से हैं, ट्राइबल फेस हैं, एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार अब हैं। उड़ीसा से आती हैं, उड़ीसा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। झारखंड की उपराज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी है। संसदीय बोर्ड की बैठक में उनके नाम पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि संसदीय बोर्ड ने तय किया कि पूर्व से किसी चेहरे को आगे बढ़ाना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ वो किया जा रहा है, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी है और उनके नाम का ऐलान किया गया है। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनके नाम पर चर्चा चल रही थी। कयासों के दौर में जो लिस्ट, जो फहरिस्त, उसमें इनका नाम भी था और वजह जो बताई गई थी, समीकरण यही कि एक ट्राइबल फेस, एक महिला फेस, पहली बार किसी महिला ट्राइब को इस तरह से आगे राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ा सकती है बीजेपी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने भी यही बात कही। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं एनडीए की ओर से। तो एक साथ कई समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने ये नाम आगे कर दिया है। और इसके संकेत तभी मिल गए थे जब बीजेडी की तरफ से ये तय किया गया कि अपना समर्थन दिया जाएगा, एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसको। वहीं से संकेत मिलने लगे थे। चूंकि नवीन पटनायक सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, लिहाजा उनके नाम पर फाइनल मुहर लगी है। राजनीतिक यात्रा की बात की जाए तो न सिर्फ ओडिशा में सरकार में मंत्री रही, बल्कि झारखंड की राज्यपाल भी रही, वो 2015 से लेकर 2021 तक। 2007 में उन्होंने नीलकंठ अवार्ड जीता था, जो कि बेस्ट एमएलए को ये अवार्ड दिया जाता है। ये सम्मान हासिल किया उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, शिक्षिका भी रही हैं और उसके बाद राजनीति में आई। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, आज दिन में विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ और रात होते होते एनडीए की ओर से भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए आज जेपी नड्डा ने भी जो प्रेस वार्ता की पार्लियामेंट्री बोर्ड के खत्म होने के बाद, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया है, उसके बाद अब एनडीए के उम्मीदवार को लेकर जिस तरह से लगातार मंथन हो रही थी। आज सुबह से हमने देखा कि सबसे पहले अमित शाह जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात हुई और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से एक बड़ा कह सकते हैं कि फेस, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा कि एक तो महिला हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, तो एक बड़ा फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगी। कई तरह की बातें पहले कही जा रही थी। एक वाइडर कंसल्टेशन जो है वो एनडीए घटक दल और उनके जो सहयोगी पार्टनर हैं उनकी तरफ किया गया और जेपी नड्डा ने बताया कि तकरीबन 20 नामों पर चर्चा की गई बीजेपी की तरफ से और फाइनल जो कंसेंसस, उन्होंने कहा कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई जो भी इनके घटक दल है और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाया गया। लंबा अनुभव है, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, उड़ीसा में वो मंत्री रह चुकी हैं, एक बड़ा फेस है, महिला हैं, आदिवासी चेहरा है, तो बीजेपी ने इस नाम पर मुहर लगा दी है। जी अनूप, कई नामों को लेकर कयास चल रहे थे और जैसा कि आपने बताया कि जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि 20 नाम रखे गए थे, उन नामों पर चर्चा की गई, लेकिन आखिरी में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी। वो कौन कौन से फैक्टर आप देख पा रहे हैं जिसकी वजह से फाइनल नाम उनका तय किया गया?
देखिए, जहां तक फैक्टर की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है वो एक दलित फेस को आगे किया गया था और उस वक्त भी हमने देखा कि एक वाइडर कंसल्टेशन बीजेपी की तरफ से की गई थी अपने घटक दलों के। इस बार भी लगातार जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा की गई। एक आदिवासी फेस होना, क्योंकि देखिए आदिवासी फेस अपने आप में मायने रखता है। एक समाज के एक अलग तबके से वो आते हैं, उनको अगर राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च संस्थान में अगर बिठाया जाता है तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से बीजेपी हर तबके को अपने तरीके से ध्यान रखती है। द्रौपदी मुर्मू महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, अनुभव, उनका राजनीतिक अनुभव भी अच्छा खासा रहा है। तो इन सभी मसलों को देखते हुए बीजेपी और एनडीए की तरफ से इनको साझा उम्मीदवार बनाया गया। अनूप जी, पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, तमाम जो खासियत हैं, महिला होना, आदिवासी समाज से आना, एक बहुत अच्छे एमएलए की छवि होना, मंत्री रहना, दागदार छवि ना होना, और इसके अलावा क्या उड़ीसा से उनका संबंध होना, ये भी बहुत बड़ा रोल निभा गया, क्योंकि नवीन पटनायक का बीजेपी के साथ होना बहुत जरूरी था कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बीजेपी का जीते। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुना, उन्होंने कहा कि पूरब से आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना है और उसके साथ साथ कोई आदिवासी महिला आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बनी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार महिला और जनजाति, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बता रहा था कि जनजातीय जो उम्मीदवार है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। द्रौपदी मुर्मू उनमें से एक नाम था, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, उड़ीसा से आती हैं। तो ऐसे में बहुत एक खास इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य, तो इनमें जनजातियां जो हैं, आदिवासी जो समाज के लोग हैं, वो बहुत अच्छे खासे संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है द्रौपदी मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट करके। उसके साथ साथ महिला और वो भी जनजातीय समुदाय से, तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है। साफ स्वच्छ छवि, उड़ीसा सरकार में मंत्री रही हैं। बात करें नवीन पटनायक की, तो क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एनडीए के समर्थन में लगातार बने रहते हैं। तो ऐसे में और एक उनके पास एक कारण होगा एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए, क्योंकि ये खुद द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा से आती हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं। तो झारखंड के भी कई सारे जो दल हैं वो भी हो सकता है कि बीजेपी के साथ चले जाएं और बीजेपी जो एनडीए का जो उम्मीदवार है उसको समर्थन करें। खासकर जिस तरह से आदिवासी एक चेहरे के साथ बीजेपी आई है। पिछली बार जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक अनुसूचित वर्ग से जो आते हैं उनको उनके साथ उनके उम्मीदवारी के साथ बीजेपी आई, और अब इस बार आदिवासी जो जनजातीय जो समुदाय के लोग हैं उसके एक चेहरे के साथ और खासकर महिला चेहरे के साथ जब बीजेपी आई है, तो एक बहुत बड़ा पूरे देश भर के अंदर संदेश देने की कोशिश है कि चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो सबसे निचला पायदान क्यों ना हो, और प्रधानमंत्री हमेशा बात करते आए हैं सबका साथ सबका विकास। हर समय जो दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की योजना की जो बात करते हैं, अंत्योदय के उदय की जो बात करते हैं, वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री के तमाम तरह के जो काम है उसमें झलकता है। और जैसे कि आज जैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंसमेंट किया, तकरीबन 20 नामों की चर्चा हुई आज की बैठक में। जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष ने अभी बताया कि 20 नामों की चर्चा हुई। कई सामाजिक वर्ग से लोग थे, अनुसूचित समुदाय से थे, आदिवासी जो जनजाति समुदाय है वहां से थे, माइनॉरिटी से थे, कई सारे नामों पर चर्चा हुई। उसके बाद में एक नाम प्रधानमंत्री के द्वारा तय किया गया कि द्रौपदी मुर्मू जो जनजातीय जो समुदाय से आती हैं, महिला हैं और पूरब से आती हैं। खासकर ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खास बन गया था। आज तक पूरब से किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में अपने आप से एक बहुत बड़ा संदेश है। कहीं ना कहीं जो पूरब के राज्य हैं, जो की बात करती है बीजेपी, चाहे उड़ीसा की हो, अदर कोस्टल जो एरिया, तेलंगाना की बात हो। अनूप, क्या एक संदेश 2024 को लेकर भी है क्या? क्योंकि बीजेडी और एनडीए, या यूं कहें कि बीजेपी की जो मधुरता 2004 तक हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक, 2014 के बाद उस तरीके की मधुरता देखने को मिली नहीं। क्या उसमें और प्रगाढ़ता लाई जाए, इस वजह से भी यह तय किया गया कि संदेश 2024 के लिए जाए कि बीजेडी एक बार फिर से उसी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ खड़ी रहे? देखिए, जो नाम की घोषणा की गई है उसको दो बातों से समझना
चाहिए, क्योंकि एक तो आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ना ही एनडीए के पास बहुमत है और ना ही यूपीए के पास बहुमत है, यानी कि अपने दम पर ना एनडीए अपने उम्मीदवार को जिता सकती है ना यूपीए अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। तो ऐसे में एक मास्टर स्ट्रोक है द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे कर देने का। जिस तरह से पवन भी जिक्र कर रहे थे कि चूंकि वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, चूंकि उड़ीसा से आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो उड़ीसा है, झारखंड है, पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहां से दूसरे घटक दल भी बीजेपी का साथ दे सकती है। तो यानी कि वहां पर बीजेपी के लिए कैंडिडेट को जिताना बहुत आसान होगा। दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि 2024 वाकई देखिए आदिवासी हमेशा से प्रायोरिटी रही हैं, और जिस तरह से संख्या बल के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से समाज के हर तबके की अहमियत जो है ये सरकार देती है। तो अपने आप में मैसेज बहुत ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक महिला का होना, एक आदिवासी महिला का होना, वो भी उड़ीसा का होना, तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं आप बने रहे हमारे साथ। पवन आप भी बने रहे। अविनाश कुमार रांची से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, नाम का ऐलान हो चुका है एनडीए की ओर से। राष्ट्रपति उम्मीदवार अब हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं, उड़ीसा से आती हैं, और उड़ीसा नवीन पटनायक, उनके वोट वैल्यू की भी एनडीए को बहुत जरूरत थी। उनके पास 15,000 वोट वैल्यू इस वक्त मौजूद है, जबकि एनडीए को 10,000 वोट वैल्यू कम पड़ रहे हैं अगर वोट वैल्यू की हम बात करें तो। अब द्रौपदी मुर्मू का नाम क्लियर हो चुका है रांची में, झारखंड में। इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पर अगर देखें जिस तरह से एनडीए ने निर्णय लिया है, एक बड़ा निर्णय दो नजरिए से अगर आप देखें। पहला तो आपने जो इशारा किया कि बीजेपी के जो अंक हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एनडीए सेफ साइड में जाएगा, और उसे दिमाग में रखते हुए ही ये निर्णय लिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें, इससे पहले अगर राज्यपाल के तौर पर अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, और एक ऐसी महिला, एक ऐसी आदिवासी महिला जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान एक अमिट छाप छोड़ी है। अमिट छाप इस क्षेत्र में कि वो जितनी सौम्य थी, जितने सहजता के साथ लोगों से मिलती थी, जिस तरह से लोगों के साथ उनका अट्रैक्शन था, जिस तरह से उनका मिलना जुलना था, और खासकर झारखंड की संस्कृति, आदिवासियत, इन सारी चीजों को जितनी बारीकी से वो समझती थी, तो ये एक बड़ा आप कह सकती हैं कि एक निर्णय है। और झारखंड के लोगों के लिए खासतौर जिन्होंने देखा है द्रौपदी मुर्मू को कि वो किस तरह की महिला है, किस तरह की शख्सियत है, उन्होंने क्या कुछ किया, किन किन मौकों पर द्रौपदी मुर्मू किन किन धार्मिक अनुष्ठानों की बात करें, जो यहाँ के सरहुल से लेकर बाकी जो चीजें होती हैं, आदिवासी के जो पूजा पाठ होते हैं, उसमें उन्होंने कैसे शामिल वो हुई। दुमका से लेकर अगर हम कोल्हान तक के इलाके की बात करें तो वो उसमें कैसे शामिल होती थी, उनकी क्या पहुंच होती थी, ये सारी चीजें लोग आज जैसे ही नाम की घोषणा की गई है, ये जरूर चर्चा शुरू हो गई है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि जब हम देश के चुनिंदा राज्यों की बात करते हैं, खासकर अगर आदिवासी बहुल हम राज्य की बात करें, तो झारखंड का भी नाम आता है। यहाँ की राजनीति कहीं ना कहीं आदिवासी के केंद्र बिंदु में ही रहती है। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी खबर भी है झारखंड के लिए, खुशी वाली खबर है। और अमित, एक सवाल आपसे पूछे उससे पहले एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी। अगर हम झारखंड की बात करें, वहां पर बीजेपी को लेकर लोगों के मन में नाराजगी यही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो झारखंड की मूल भावना है उससे दूर जा रही है, और यही वजह कि पिछले चुनाव में हमने नाराजगी लोगों की देखी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। क्या इस फैसले से, इस नाम को आगे बढ़ाने से वो नाराजगी कहीं दूर होगी क्या? देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड के हिसाब से बात करें तो आपने भी कहा कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें और अनुसूचित जाति वाले जो जनजाति वाले जो सीटें हैं, 28 सीटें हैं यहाँ पर, और 28 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी हार गई थी। ये सही बात है कि जो आदिवासी वोट बैंक वाले जो इलाके हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी सीट बोलते हैं, उस 28 में से 26 सीट बीजेपी हार गई थी। तो ये न सिर्फ झारखंड बल्कि अगर हम पूरे देश के पैमाने पर भी अगर हम बात करें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। खासकर हम आदिवासियों के, अगर हम बीजेपी के तरफ बढ़ते हुए कदम को अगर हम देखें कि क्या आने वाले समय में इस निर्णय के बाद आदिवासी बीजेपी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक समय था कि जब बीजेपी कहती थी कि ये वोट बैंक हमारा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जरूर इसमें जो इजाफा होना चाहिए था उसके बजाय गिरावट आई है। तो ये कहा जा सकता
बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर, और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं। ओडिशा में 2015 से 2021 तक राज्यपाल रही, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं, शिक्षिका भी रही हैं और उसके बाद राजनीति में आई। 2007 में इन्होंने बेस्ट एमएलए का अवार्ड सम्मान भी हासिल किया था और एमएलए के तौर पर भी इनकी छवि साफ सुथरी रही है। जहां तक बात इनकी छवि को लेकर है तो लोगों के बीच ऐसा है कि बहुत ही मृदु स्वभाव की हैं, लोगों से मिलती हैं, घुल मिल कर मिलती हैं और जो आदिवासी समाज है उनका एक बहुत बड़ा चेहरा है। साफ किया गया है कि अग्निवीर योजना के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसी पहले से सेना की भर्ती होती रही है। सेना ने पुराने जवानों को अग्निवीर योजना में शामिल किए जाने की खबरों का खंडन किया है और उसे कोई अफवाह बताया है। इसके साथ यह भी साफ किया गया है कि सेना में सिर्फ बेस्ट युवाओं को ही चुना जाएगा क्योंकि देश की सुरक्षा से किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में आर्मी के अग्निवीरों के लिए भर्ती रैली की शुरुआत हो जाएगी। नेवी और एयरफोर्स की भर्ती भी प्रक्रिया तुरंत होगी और उसमें भी कोई बदलाव नहीं होंगी। दरअसल तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने आज इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 of 22 में कोई बदलाव नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज पूरे प्रोसेस में, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन में, एग्जामिनेशन सिलेबस में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और सारी इनरोलमेंट भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। आशा करता हूं कि इससे जो काफी सारी शंकाएं थीं वो दूर हो जाएंगे। कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में, वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर NSA अजीत डोभाल ने कहा कि यह समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी था। जो हम कल कर रहे थे वही भविष्य में भी करते रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे, ये संभव नहीं है। यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। आवश्यक इसलिए था
कि ये सारी का सारा जो इन्वायरमेंट है भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है। दूसरा, इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव। ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है, यह अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, वन ऑफ हिज प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रांग। इधर लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के लाखों डॉग लवर्स को नई सौगात देने की तैयारी में है। प्राधिकरण प्रदेश का पहला डॉग पार्क बनवाने जा रहा है, जिसमें पालतू डॉग्स के लिए हर जरूरी और आकर्षक सुविधाएं होंगी। फिलहाल डॉग पार्क की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। सोमवार को एलडीए ने इसके विकास और स्थापना के लिए टेंडर भी जारी कर दिया। तो एक पार्क डेवलप किया जा रहा है जो है तो इंसानों के यूज़ के लिए, लेकिन उस पार्क में कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ इस तरह से प्रपोज की गई हैं जिसमें वो जो लोग हैं वो अपने डॉग्स को भी लेके आ सकते हैं और एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार जैसे डॉग्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उस तरह के इक्विपमेंट उसमें होंगे। जो शॉप होगी वो डॉग के फूड के लिए वो होगी। जो उसकी डिज़ाइन हमने की है वो उस वे में की है कि ये चीज़ निकले, और इसके अतिरिक्त वॉकिंग ट्रैक और वो सारी चीज़ें जो लोगों के यूज़ करने की। और इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया। साथ ही अखिलेश ने लिखा है कि उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से अब बस सेवा की भी शुरुआत करने की कृपा करें, या फिर स्पष्ट करें कि ये पार्क बड़े लोगों की कार जीप से आने वाले डॉग्स के लिए ही है क्या।